क्या आप लोगों का 5:30 तक कॉलेज था क्या आज भाई? 5 पौने 5 बजे तक छूटता है सर। कौन है? हाँ सर, छूटते जा रहे हैं। आई मीन हाँ 5 बजे छूटा था आज तो। सर 5 बजे तक छूटता है, फिर आने में टाइम लग जाता है। ट्रेन से आने में समय लगता है। हाँ 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 हाँ। हाँ और सर। बेटा सुबह सुबह भी कोई स्लॉट में अपन क्लास ले सकते हैं क्या? जैसे हाँ सर, सुबह ले सकते हो, 1:30 को स्टार्ट। हाँ सर 1:30 से रहता है सुबह कॉलेज। स्कूल रहता है सर हमारा। कितनों का किसका स्कूल रहता है सुबह? सर सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रहता है हमारा सर। यस सर, 2 बजे तक। किस हाँ किस सर। किस किस का रहता है? अच्छा, सर आपने क्या पूछा अभी? मैं ये बोल रहा हूँ कि सुबह सुबह वाले स्लॉट में मतलब 8 to 10 अगर अपन क्लास अरेंज करें तो किसको दिक्कत है? 8 से 10 में या 9 से 11 में? तो ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। सर हमारा आज से ही शुरू हुआ है और सर हाइब्रिड, और सर अभी प्रैक्टिकल भी चल प्रैक्टिकल्स रहे भी हैं होने सर अभी। लगे। सर मेरा सिर्फ यस ट्यूसडे सर। पे ही होता है क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन में। सिर्फ ट्यूसडे को ही दिक्कत है? नहीं सर, हमारा भी प्रैक्टिकल भी आ रहा है सर ऑफलाइन में, तो हम बुला रहे हैं अभी उसको। ओके, मतलब 9 से 11, 11 से 1, कोई भी टाइम, क्योंकि जैसे शाम 8 से 12 पर स्कूल बुला लेते हैं सर, वो 8 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता है सर। सर ट्यूसडे छोड़ के चलेगा मुझे। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे मतलब अच्छा ट्यूसडे को हटा देते हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्यूसडे अदर डेज में किस किस को, कितने लोगों को दिक्कत है एक बार मेरे को बताओ जरा। मेरे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो सर, मेरा इस समय से इस समय तक स्कूल रहता है, जिसका सुबह सुबह वाले स्लॉट में जिसको दिक्कत है वो मेरे पर्सनल नंबर पे एक बार मैसेज कर दो। ठीक है, तो फिर क्या है, मैं कुछ और अरेंजमेंट करके तुम्हारा कर दूंगा। ऐसे तो क्या है, तुम 5 बजे वहां से छूट के आओगे, फिर उसके बाद 5:30 का क्लास रहेगा, तो अपने क्या शाम को तो उतना टाइम मिल नहीं पाएगा पढ़ने के लिए। हाँ सर। जिसको भी इशू है वो एक बार मेरे को पर्सनल पे मैसेज कर देना। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी?
केटीजी पढ़ रहे थे ना? KTG। हम्म। ओके बच्चों, तो एक मिक्सचर अगर हमारे पास है दो गैसेस का, तो उसमें किस तरह से आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ये हमने देखा था जी, है ना? मैं आज की डेट डाल देता हूँ। आज है 8 फरवरी। अब देखो बेटे, ये अपने पास आ गया था कि √3RT/m होता है। मान लो मैं और कैलकुलेट करता हूँ, और क्वेश्चन करवाता हूँ। कैलकुलेट द temperature in degree Celsius at which speed of RMS speed of helium gas molecules becomes equal to escape velocity from Earth। किस टेम्परेचर पर हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस स्पीड है वो एस्केप स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों आरएमएस स्पीड क्या होती है जी? आरएमएस स्पीड का क्या फॉर्मूला? √RT/, molecular mass। √3RT/m। √3RT/ मॉलिक्यूलर मास। और हम चाहते हैं कि ये एस्केप स्पीड के बराबर हो जाए। एस्केप स्पीड क्या होती है बच्चों? 11.2 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कर दें तो 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा √3RT/M के बराबर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3RT/M इज इक्वल टू 11.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶। यानी टेम्परेचर की क्या वैल्यू आ जाएगी 11.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 3R। R को 25/3 लिख दें क्या? तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11.2 इंटू 11.2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25, है ना?
तो ये आ जाएगा क्या 11.2 इंटू 11.2 इंटू 40 इंटू 4 क्यों बेटे यस सर। और ये 11.2 इंटू 11.2 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 0.2 का स्क्वायर 0.04 सर प्लस 20,000। नहीं 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 1 to 1.0 2 इंटू 11 इंटू 0.2 तो 2 इंटू 0.2 किया तो 0.4 11 इंटू 0.4 किया तो 4.4 तो 11 प्लस 4.4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15.4 प्लस 0.44 तो 15.44 आ जाएगा 15.44 सॉरी ये क्या कर दिया So 1 to सर ये सबका 5.44 हो आ रहा जाएगा है 20,000। 11.2 का 11 का स्क्वायर स्क्वायर इज 121 और 0.2 का स्क्वायर इज 0.04 तो 121.04 2 इंटू Plus 11 0.2. इंटू 0.2 तो 2 इंटू 0.2 हो गया 0.4 और 11 इंटू 0.4 किया तो 4.4 तो ये आ जाएगा 125.44 है ना 125.44 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बच्चों 160 से क्यों बेटे सर 20,000 आएगा। तो ये कितना आ रहा है बेटे 1254.4 अच्छा एक बात और है हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है टी को कितना लिख देंगे 1254.4 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो 20,070 आ रहा है ऑलमोस्ट। इतना आ रहा वाह यस सर। ये तो कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर आ रहा है क्यों जी बहुत ज्यादा है 20070.4 केल्विन क्यों है ना यस सर इतना टेम्परेचर करना पड़ेगा सेल्सियस में देने का है ना सर। सेल्सियस में करना है ना सर। हाँ सेल्सियस में करना है तो सेल्सियस में तो 273 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से यस सर 19197.4 1917 पॉइंट कितना बेटे वो 4 मतलब सिर्फ 273 सब्ट्रैक्ट किया। हाँ so 1979 197 19 797 7 ये ठीक है कितना डिग्री यस सर। क्यों जी ये बात समझ में आती है मान लो हमसे कहा जाए फाइंड द रेशियो ऑफ RMS speeds of oxygen and
helium gas molecules at room temperature. Find the ratio of RMS speeds of oxygen and helium gas molecules at room temperature. दोनों रूम टेम्परेचर पे हैं, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी रूम टेम्परेचर पे हैं और हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स भी रूम टेम्परेचर पे हैं। उनकी रेस्पेक्टिव आरएमएस स्पीड्स का रेशो क्या होगा बच्चों? 1/2√2। 1/2√2 होगा क्या जी? हाँ सर। देखो भाई, आरएमएस स्पीड जो है वो अंडर रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो अगर मेरे को आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम लिखना है तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। हीलियम का 4 लिख दें और ऑक्सीजन का 32 लिख दें तो 1/√8 मतलब कितना आ जाएगा जी? 1/2√2। 1/2√2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? यस सर। सर 1 मिनट। हाँ बेटा। डन सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हो गया। ओके बेटा। देखिए जी, एक बार आपके पास अब आरएमएस स्पीड आ गई, अब इसके बेसिस पर देखो क्या है। एक साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। उन्होंने कहा कि यार ठीक है, ये तो आरएमएस स्पीड आ गई, सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसकी एवरेज वैल्यू ले ली और एवरेज वैल्यू लेकर के आपने रूट ले लिया, आरएमएस स्पीड आ गई। लेकिन मैं तो थोड़ा और डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड हूँ। और डिटेल से मतलब क्या है कि आखिरकार वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मान लो आरएमएस स्पीड मेरे पास 500 मीटर पर सेकंड आ गई, तो क्या ऐसा है कि लगभग सारे मॉलिक्यूल की स्पीड 500 के आसपास ही है, कुछ की 400 और कुछ की 600, या ऐसा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की तो 0 भी है और कुछ की 10,000 भी है, लेकिन ये आरएमएस मीन जब निकाल रहे हैं तो वो 500 के लगभग बैठ रहा है। क्या स्थिति है आखिरकार? तो ऐसा जब देखा गया तो क्या पाया गया कि देखिए,
हम बात करते हैं किसकी, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया कि जिस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर तो हमने सिर्फ लिया क्या, वेलोसिटी, और वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया, dn बाई dv, जहां पर dn क्या है, dn is नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स traveling with speed v। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद स्पीड v, ठीक है, वो कुछ ऐसा पाया। सर तो नंबर ऑफ dn by dv क्या कहता है? भाई देखो dn तो क्या है, dn तो बहुत छोटा होगा ना, हाँ सर। तो dn तो इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो उसका तो ग्राफ जब बनाने जाओगे तो क्या होगा, वो मतलब आपको क्या है, इतना छोटा नंबर मिलेगा कि वो तो वाई एक्सिस पर अपन रिप्रेजेंट ही कैसे करेंगे इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी को, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अपन मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो, dn इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स, ट्रैवलिंग विद स्पीड्स बिटवीन v टू v प्लस dv। v से v प्लस dv के बीच में जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो मैंने v नाम दे दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद स्पीड्स बिटवीन v टू v प्लस dv। मतलब बात क्या है, जैसे ये कोई पर्टिकुलर स्पीड है v बेटे, अब मुझे पता करना है कि इस स्पीड पे चलने वाले मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो एग्जैक्टली इस स्पीड से चलने वाला तो हो सकता है कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल ना मिले, है ना। तो क्या है, आपने कहा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेंज डिसाइड कर लेता हूँ v से लेकर के v प्लस dv। इस रेंज में स्पीड रखने वाले, इस रेंज की स्पीड में रखने वाले मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड इस रेंज में है, उसका नंबर मैंने क्या दे दिया, dn। उस नंबर को मैंने क्या नाम दे दिया, dn। और क्या है, उस dn को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, dv से। किस dv से, ये वाली जो विड्थ है ना dv, ये जो विड्थ आ रही है बेटे, ये विड्थ dv, इस dv से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली स्पीड है v, ये वाली स्पीड है क्या, v प्लस dv। इस रेंज में स्पीड्स रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या मैं क्या बोल रहा हूँ, इस रेंज में स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या है dn, और dn को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, dv से, है ना। तो dn को डिवाइड कर दूंगा dv से, तो ये जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है, इस जगह पर जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या शो कर रहा है, दिस लेंथ इज इक्वल टू dn बाई dv। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। है ना बेटे। तो अब अगर मान लो
अगर मान लो आपको ग्राफ से y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब dn बाई dv की वैल्यू मिल जाएगी। dn बाई dv से हाउ विल यू ऑब्टेन dn? अगर मान लो कभी आपको बैक जाना हो, क्योंकि हमें काम तो इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, dn बाई dv को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे dv से तो मुझे dn मिल जाएगा ना। dn बाई dv को अगर dv से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dn मिल जाएगा ना बेटे। यस सर। अच्छा, ये dn बाई dv को जब हमने dv से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफिकली ये चीज क्या शो कर रही है, देखिए आप। ग्राफिकली dn बाई dv क्या है, ये वाली ये जो मैंने एक स्ट्रिप बना रखी है, इस स्ट्रिप की लेंथ dn बाई dv है, और विड्थ क्या है इस स्ट्रिप की, dv इस स्ट्रिप की विड्थ dv है ना। लेंथ dn बाई dv है और विड्थ है dv। अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ अपन कर दें तो क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाता है क्या? हाँ सर। यस तो ये सर। ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो बन रही है, क्या उसका एरिया ऑफ द स्ट्रिप फॉर्म्ड एट एनी पर्टिकुलर वेलोसिटी, एरिया ऑफ rectangular strip formed at any particular velocity is equal to what? Is equal to number of molecules। क्यों बेटे? ट्रैवलिंग विद स्पीड t to b plus d। क्या ये चीज समझ आती है बेटे? सर ऊपर का दिखाओ ना 2 मिनट। सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ बेटा। So number of molecules traveling with speed between p and dv ना। क्या बोल रहे हो बेटे? सर ये आपने लिखा है ना रेड में, तो उसमें ऐड होगा ना कि मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद स्पीड बिटवीन v plus dv। हाँ भाई देखो, v से dv तो इनफाइनाइटली स्मॉल है ना। dv किसे कहते हैं अपन? dv इज अ क्वांटिटी विच इज टेंडिंग टू जीरो। तो मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि वो पार्टिकल्स जिनकी स्पीड v से v प्लस dv के बीच में है, या मैं ऐसे लिखूं कि वो पार्टिकल्स जिनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली v है। क्या दोनों का मतलब सेम है क्या? यस सर। यस सर। है ना बेटे? यस सर, हो गया। हो गया सर। हाँ बेटा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मान लो मुझे पता करना है कि साहब ये स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल कितने हैं, इस स्पीड से चलने वाले, तो कैसे पता करेंगे? यहां पे मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना दूंगा। क्यों? उसका एरिया निकाल लूंगा। क्यों बेटे? इतनी स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल पता करने हैं तो वो कैसे पता करेंगे? यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना देंगे, उसका एरिया निकालने। उसका एरिया निकाल लो, तो लगभग इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल मिल गए आपको, है ना।
आपके पास हर स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल हैं, 0 से लेकर के बहुत लार्ज स्पीड तक चलने वाले मॉलिक्यूल भी हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरह से सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल करके ऐड करता जाऊं तो क्या मिल जाएगा एरिया मेरे को? अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पूरा एरिया अगर मैं ले लूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पूरा एरिया अगर मैं ले लूं, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ नंबर टोटल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, मैं लिख सकता हूं टोटल एरिया occupied by velocity distribution curve and velocity axis total area occupied by velocity distribution curve and velocity axis is equal to क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, Number of molecules in the gas sample। क्यों बेटा, क्या ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस सैंपल दे सकता? बोलिए जी। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस सैंपल हमको दे सकता। अच्छा, और एक बात ध्यान दो, वो पोजीशन जहां पर कि ये ग्राफ का पीक आ रहा है, वो पोजीशन जहां पे इस ग्राफ का पीक आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स वो वेलोसिटी से जा रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस स्पीड से चल रहे हैं? यस सर। ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, ये वो स्पीड है जिससे कि Yes, sir. सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स चल, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं कि उसको वी नॉट बोलते हैं, उसको बोलते हैं, इस वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। द वेलोसिटी at which the Maxwell's velocity distribution curve attains a peak value is called as most probable speed या most probable velocity। क्या ये बात समझ में आती है जी? यस सर। सर ये ओरिजिन से पास होता है? कौन, ये ग्राफ? हाँ। हाँ, ओके सर। ओरिजिन से पास होता है, बिल्कुल। जीरो स्पीड से चलने वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना? एक बार फिर समझा सकते हैं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बेटे, देखो हम क्या समझा रहे हैं कि वो वेलोसिटी जहां पे ये ग्राफ पीक अटेन करता है, उस वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखो हम क्या बोल रहे हैं भाई, किसी भी एक वेलोसिटी पर आपको पता करना है कितने मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो आप क्या करो,
उस जगह पर एक रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाओ और उसका एरिया कैलकुलेट कर लो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, उस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल, है ना। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब जब आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे तो हर जगह पर ब्रेड्थ तो सेम ही है ना, यस सर। हर जगह पर क्या है, ब्रेड्थ तो सेम है। तो इसका मतलब जहां पे लेंथ ज्यादा है वहीं पे एरिया सबसे ज्यादा आएगा। अब लेंथ कहाँ पे सबसे ज्यादा आएगी, क्या जहां पे ग्राफ की हाइट सबसे ज्यादा है वहीं पे लेंथ सबसे ज्यादा आएगी क्या? यस सर। इसका मतलब वहीं पे एरिया सबसे ज्यादा आएगा। इसका मतलब उस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स इस सैंपल में सबसे ज्यादा है। क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों? यस हाँ सर। सर। वो स्पीड कौन सी है, वो स्पीड किससे पता चलेगी, जिस ये वाली लेंस है ना बेटे, Yes, क्योंकि sir. वेलोसिटी वाई एक्सिस पे नहीं है, वेलोसिटी कहाँ पे ली हुई है हमने, X-axis. एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये इस पीक का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वेलोसिटी बताएगा। उस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं जी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये चीज समझ आती है? यस सर। ओके, अब बात क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या आती है, ये मैक्सवेल ने ही बताया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू आती है √2RT/m। मैक्सवेल स्पीड की क्या वैल्यू आती है बेटे, √2RT/m, वेयर ऑल सिंबल्स हैव सेम मीनिंग। कैपिटल T का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, कैपिटल M का मतलब मोलर मास, है ना। R is what, R is Gas constant. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटे, अच्छा। इसी सैंपल के लिए जब उन्होंने एवरेज स्पीड निकाली तो एवरेज स्पीड क्या निकल करके आई, एवरेज स्पीड निकल करके आई √8RT/πm। एवरेज स्पीड क्या निकल करके आई बेटे, √8RT/πm। दोनों की और आरएमएस स्पीड भी इसी सैंपल के लिए वही निकल करके आई जो कि हमने पहले दूसरे तरीके से निकाला था, क्या, √3RT/m। RMS क्यों लिखा सर यहाँ पे? क्या बोल रहे हो बेटे? RMS वाला क्यों लिखा यहाँ पे? यार एक मिनट, मेरी आवाज तो फुल है, तुम धीरे बोल रहे हो क्या, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर RMS वाली वेलोसिटी क्यों लिखी यहाँ पे? आरएमएस वाली क्यों लिखी, क्योंकि ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम इंडिपेंडेंटली आरएमएस स्पीड निकालें ना, मतलब
एक तो हमने आरएमएस स्पीड वो प्रेशर वाले मेथड से निकाली थी, एक इस ग्राफ से भी जब आरएमएस स्पीड निकाली जाती है तो उसकी वही वैल्यू आती है जो हम वहां पे प्रेशर वाले मेथड से पता करी थी, ओके सर। है ना। इन तीनों में से अगर आप देखोगे तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये सबसे कम है, उससे ज्यादा क्या है एवरेज वेलोसिटी, और सबसे ज्यादा क्या है इनमें से आरएमएस वेलोसिटी। सबसे कम क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उससे ज्यादा क्या है एवरेज वेलोसिटी, सबसे ज्यादा क्या है आरएमएस वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आती है? हो गया सर। ओके बेटा। अच्छा अब एक बात बताओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझते हैं अपन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे लिखेंगे? देखो जब हम ये जो हमने ग्राफ बनाया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये किसी एक टेम्परेचर पे बनाया था, कांस्टेंट टेम्परेचर। है ना। अब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना तो क्या होता है बेटे, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देखो क्या सर ये आपने वो dn/dv लिखा है। dn बाई dv लिखा है, हाँ वाई एक्सिस पे dn बाई dv होता है ना, हाँ है ना। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, इन सब का क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा ना। क्या तीनों बढ़ जाएंगे? यस यस सर। सर। यस सर। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि अब इस ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो थोड़ा हायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पे आने लगेगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा? यस सर, आगे चले जाएंगे। थोड़ा आगे चला जाएगा ना। सर उसका एम्पलीट्यूड भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। हाँ अब उस पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि थोड़ा राइट में जाएगा कि नहीं जाएगा, एम्पलीट्यूड भी यस सर। समझाएंगे। यस सर। राइट में जाएगा। ये क्या है, ये मान लो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है एट टेम्परेचर 1, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है एट टेम्परेचर 2, और ये टेम्परेचर है T1,
ये वाला टेम्परेचर है T2, तो एक्चुअल में T2 जो है वो T1 से बड़ा, T2 टेम्परेचर जो है वो क्या है, T1 टेम्परेचर से बड़ा। ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। अब ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई है, राइट में शिफ्ट हो गई है। अब हायर स्पीड है जिससे कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये पीक नीचे क्यों आया? देखो पीक नीचे इसलिए आया सो दैट एरिया रिमेन्स सेम। क्या एरिया सेम रहना चाहिए? यस। क्योंकि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रखने हैं। तो अगर मान लो कि क्या होता, मैं ग्राफ को ऐसे बना देता बच्चों, इसकी जगह कुछ ऐसे ग्राफ को बना देता कि साहब क्या है, मैं पीक को भी बढ़ा देता और ग्राफ को राइट में भी शिफ्ट कर देता, तो एरिया बढ़ ही जाता ना फिर तो इसका। हाँ सर। यस सर, एरिया बढ़ जाए। ऐसा ग्राफ बना देते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, पीक नीचे शिफ्ट हो जाती है ताकि एरिया जो है वो सेम रहे। तो सर हम लिख सकते हैं क्या, as temperature increases most probable speed increases, that is peak of the graph shifts to the right. Peak of the graph shifts to the, ग्राफ का पीक जो है वो किधर शिफ्ट हो जाता है बेटे, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, the सर height of peak decreases। हाँ बोलो बेटे। फॉर्मूला के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल वाली वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना, टू टी। रूट टी है, हाँ बेटे। सर तो बढ़ जाना चाहिए ना एक्चुअली। हाँ तो बढ़ गया ना, सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गया ना बेटे, राइट में शिफ्ट तो हो गया। ओके सर, समझा। मैंने वहां पे भी तुम्हें समझाया था कि y कोऑर्डिनेट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट वेलोसिटी है। तो पीक, जहां पे पीक आ रहा है उस पीक का x कोऑर्डिनेट वो वेलोसिटी है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट तो क्या है, y कोऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। y कोऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि उस वेलोसिटी से चल रहे हैं, वो y कोऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल। पीक की हाइट डिक्रीज हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एरिया ऑक्यूपाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड वेलोसिटी एक्सेस remains the same, है ना। क्या ये बात समझ में आती है जी?
अच्छा अब देखो मैक्सवेल ने क्या किया, जो एक्चुअल में आइडियल हाँ बेटा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल आरएमएस स्पीड का क्या फॉर्मूला रहेगा, √3 RT/m, एवरेज स्पीड का रहेगा √8 RT/πm, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या क्या रहेगा, √2 RT/M, है ना। ये बात मैक्सवेल ने बता दी। अब अगर मान लो कोई और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इस तरह का बनाए हमारे सामने, और उसमें क्या है, dn/dv की वैल्यू आपको बता दे, कोई फंक्शन होगा dn/dv वेलोसिटी का, अलग अलग वेलोसिटी के लिए dn/dv की वैल्यू अलग अलग आ रही है, आपको ये बता दे और कहे कि क्या है साहब ये बताओ कि इस फंक्शन के लिए एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी ये बताओ, तो वो कैसे पता करेंगे। देखिए मान लो हमें कहा जाए सर 2 मिनट ऊपर वाला पेज दिखाओ ना। हाँ बेटा, हो गया सर। ओके देखिए क्या है, मान लो हमें यूं कह दिया जाए कि आप dn/dv की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना बेटे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dn/dv इज सम फंक्शन ऑफ v, बोलिए। हाँ सर। ये जो dn/dv ना, इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसका नाम होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद स्पीड v। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद स्पीड v, ये किसके बराबर है, fv के। फ्रैक्शन होगा या नंबर ऑफ? फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ओके सर। नंबर तो dn है ना, हाँ सर। नंबर तो dn है बेटे। तो इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो एवरेज स्पीड की बात करते हैं पहले तो, क्या एवरेज स्पीड का सिंपली मतलब ये हुआ कि सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को ऐड कर दें और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें, बोलिए। यस सर। अब देखो अगर आप सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को ऐड करते हो और मान लो कि, अब देखो इसमें ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो आप आपके पास क्या है, 100 बच्चों की एंट्री है और उनके मार्क्स की आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो, तो एंड द मार्क्स आर आउट ऑफ लेट्स से 10, तो कुछ बच्चों के 8 नंबर हैं, कुछ के 7 नंबर हैं, मान लो 8 नंबर जो हैं वो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 8 नंबर, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 9 नंबर हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 नंबर हैं, तो क्या अपन जो मार्क्स हैं बच्चों के उसको करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर। तो मान लो यहाँ पर भी क्या है, मान लो कोई पर्टिकुलर स्पीड है v, वो स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, लेट अस अज्यूम ऐसे मॉलिक्यूल्स dn हैं, तो मैं v को dn से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यस सर। और मैं क्या करूं, ऐसे v की वैल्यू को वेरी करता जाऊं, 0 स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल, 0.1 से चलने वाले, 0.2 से चलने वाले, और करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स क्या हैं उससे मल्टीप्लाई करता चलूं और पूरा इंटीग्रेट कर दूं इसको,
तो क्या मेरे पास न्यूमरेटर मिल जाएगा क्या बच्चों? हाँ सर। और डेनोमिनेटर का मतलब तो क्या है? डेनोमिनेटर का मतलब तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको इंटीग्रल dn लिख सकता हूँ। dn1 dn2 dn3 ये सबको एज इट इज ऐड करते जाओ तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं मुझे। यस सर। अब देखो हमें हमारे पास dn की वैल्यू कैसे लेकर के आए? मुझे dn डायरेक्टली नहीं पता, मुझे dn बाई dv पता है। तो क्या मैं dn को f of v multiplied by dv ऐसा लिख सकता हूं, where f of v is dn by dv? यस सर। तो क्या ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी इंटीग्रेशन v f of v dv डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन f of v dv? क्या ऐसा कर सकते हैं जी? यस सर। तो एवरेज स्पीड की क्या वैल्यू आ जाएगी? इंटीग्रेशन v f of v dv डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन f of v dv। बोलिए, क्या ये बात समझ में आती? सर मतलब वो कर्व का ये दिया रहेगा, मतलब उसमें कर्व उसमें का वो अगर डाल देना। फंक्शन, अगर कर्व का फंक्शन हमें पता चल जाए, उसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर दें, तो उससे मुझे एवरेज स्पीड पता चल जाएगी, ये कहने का मतलब है मेरा। ओके सर। या अगर मान लो किसी ने वो कर्व ही बदल दिया, कोई और कर्व आपके सामने दे दिया और पूछ लिया जाए कि भाई ये जो नया कर्व है इसके मुताबिक एवरेज स्पीड क्या आती है, तो क्या वो इस फॉर्मूले से जाकर के कैलकुलेट कर सकते हैं अपन? हाँ सर। देखो मैक्सवेल वाले कर्व से अपने को पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, वो मैक्सवेल ने बता दिया। और मैक्सवेल का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, उसका इंटीग्रेशन हमसे हो भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज पता है, एवरेज स्पीड रूट 8 RT बाई पाई एम, मोस्ट प्रोबेबल रूट 2 RT बाई एम, RMS रूट 3 RT बाई एम। ये वाला एक्सप्रेशन हमारे लिए कब हेल्पफुल है? तब जबकि कोई हमें मैक्सवेल से हटके कोई कर्व दे दे या dn बाई dv की वैल्यू हमें दे दे, कोई फंक्शन बता दे और पूछे कि इसके लिए अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो फिर हमें इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है जी? हाँ सर। ओके, ये पेज नोट कर लिया बच्चों? यस सर, कर लिया। अच्छा, उसी तरह से क्या आरएमएस स्पीड अगर कैलकुलेट करनी हो हमें, तो आरएमएस स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज कैसे लिखते हैं? स्क्वायर करके ऐड किया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, तो आरएमएस स्पीड आ गई। और इसका मैंने क्या कर लिया? रूट ले लिया। क्या आ जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ, फिर से ध्यान दो बच्चों के, मान लो क्या है, v स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स dn है, तो v स्क्वायर वाली जो टर्म है वो dn बार ऐड होंगी ना। तो क्या मैं dn को v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? और ऐसा मैं क्या करूं, हर जो भी स्पीड वाले मॉलिक्यूल हैं सबको मैं ले लेता हूं और ये ऐड करते चला जाता हूं, उनको उनकी करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूं और ये बेसिकली इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रल v स्क्वायर dn कर दूं। तो क्या ये न्यूमरेटर तैयार हो गया क्या बच्चों? क्या ये न्यूमरेटर तैयार हो गया? यस सर। हाँ सर। और इसको आप डिवाइड कर दो क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से।
और इसका अंडर रूट ले लो, तो ये वैल्यू RMS स्पीड आ जाएगी अपने पास। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों? RMS स्पीड, ये वैल्यू आ जाएगी। है ना? जैसे देखो, एक सवाल मैं आपको कराता हूं। मान लो कोई हमें ये कह दे कि साहब हमने क्या किया, dN/dV वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाया और वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। ऐसा ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बता रहा है बेटे? जीरो स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल तो बिल्कुल जीरो ही है। इतनी स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल पता करना है तो वो इस वाली लेंथ के प्रोपोर्शनल है। थोड़ी आगे वाली स्पीड वाले इतनी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। V0 स्पीड से चलने वाली जो है वो A के प्रोपोर्शनल है। लेकिन V0 से ज्यादा स्पीड से चलने वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, है ना? V0 से ज्यादा स्पीड से चलने वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। यदि ऐसा डेटा हमें दिया जाए, ऐसा ग्राफ दिया जाए, तो इसके लिए हमसे पूछा जा रहा है क्या? फाइंड एवरेज स्पीड RMS स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड, RMS स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये पता करना है। देखो बच्चों, कैसे करेंगे इसको? अच्छा, क्या इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो आप? हाँ सर। Yes. बोलो क्या है?
वी नॉट इनटू वी, मतलब हम dn बाई dv की वैल्यू लिख रहे हैं, यानी कि f ऑफ v की वैल्यू लिख रहे हैं। बोलो क्या आ रही है? v नॉट इंटू v बाय ए। थोड़ा अटपटा लग रहा है। कोई और बताए इसका आंसर? प्रिया गुप्ता बेटे, क्या आना चाहिए? सही लग रहा है क्या ये तुमको? नहीं सर, मुझे ए इक्वल टू समथिंग ऐसा लग रहा है। क्या क्या चेंज करना चाहोगे इसमें कि सही हो जाए? सुदेव, तुम भी एक बार अपने आंसर के बारे में दोबारा सोचो। सर ए बी अपॉन वी नॉट। मतलब ऐसा कर दूं मैं, v को तो लिखा रहने दूं, a को न्यूमरेटर में ले जाऊं, v नॉट को डिनोमिनेटर में ले जाऊं, ऐसा कर दूं? हाँ सर, यार है। यस सर। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ओके सर। है ना? ये बिल्कुल सही है। तो dn बाई dv, क्योंकि बेटे कैसे लिखा हमने, कौन समझाए? tan theta into x। tan थीटा इक्वेट करके लिख सकते हो, या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से लिख सकते हैं ना। हाँ सर, वही किया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी। c तो 0 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू mx हो जाएगा। अब y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? dn बाई dv, तो y की जगह आप लिख दो dn बाई dv। और m क्या होता है? स्लोप। स्लोप मतलब ये एंगल का tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो गया बेटे? a बाई वी नॉट। और x एक्सिस पर क्या है? वेलोसिटी v। तो dn बाई dv की वैल्यू a बाई वी नॉट इंटू वी आ गई ना। हाँ सर। dn बाई dv की वैल्यू a बाई वी नॉट इंटू वी ऐसी आ गई। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अब एक बार हमारे पास ये f ऑफ v आ गया, तो क्या हम यहां से ये एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड निकाल सकते हैं बच्चों? यस सर। देखो, जैसे एवरेज स्पीड का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था? एवरेज स्पीड होती है इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन फंक्शन v ऑफ v into dv f ऑफ v dv अपॉन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ f v ऑफ dv। v dv, है ना? तो क्या हो जाएगा? v की जगह तो v लिख दें, f ऑफ v की जगह a v बाई वी नॉट लिख दें, dv डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन f ऑफ v dv, तो a v बाई वी नॉट dv ऐसा लिख दें क्या? बोलिए बच्चों। और इसको Yes, क्या sir. हम 0 से v नॉट तक सब इंटीग्रेट कर दें? सर a और v नॉट बाहर आएंगे ना दोनों। वो बाहर आ जाएंगे, यस, बाद में बाहर ले लेंगे, अभी अपन इंटीग्रेशन करते समय। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे ध्यान दो बच्चों। लिमिट्स कहां से कहां तक सब्स्टिट्यूट करेंगे? सिर्फ 0 से v नॉट तक ही सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, क्योंकि उसके आगे एरिया 0 होगा। इसके आगे तो वेलोसिटी ही, मतलब f ऑफ v जो है वो 0 हो जाता है। एक तरीके से यही तो हो गया, ग्राफ 0 हो गया। क्यों बेटे? यस सर। आज अथर्व नहीं दिख रहा मेरे को। अथर्व हाँ सर, मैं हूँ। है क्या? आज हाँ चुपचाप सर। बैठा हुआ है यार। नहीं, अभी आपने मैक्सवेल वाला चालू किया है तो थोड़ा वो ऊपर से जा रहा है।
अच्छा ऐसा क्या? हाँ सर, अभी फिर से रिकॉर्डिंग देखूंगा रात को, इसलिए अभी बस नोट डाउन कर रहा हूँ। अरे भैया देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रिकॉर्डिंग तो क्या है, उसको ऐसे रखा करो कि वो इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी मतलब किसी दिन अपनी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया है ना, तो बाकी ऐसा क्या है, समझेगा कि वो है ही नहीं। क्लास में जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको तुरंत पूछ लिया करो, क्लास में पूछ। क्लास में ही पूछ डालो उसको, समझ रहे हो? मतलब क्लास खत्म हुई तो अपने को खत्म होने के बाद क्या है, और अच्छा लगना चाहिए हाँ यार आज कुछ समझा है अपन ने। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार दो चीज, मतलब आप ऐसे सोचो कि क्लास खत्म होने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार ये तीन चीज और इकट्ठी हो गई समझने के लिए, तो क्लास में उतना मजा नहीं है ना। क्लास में यस मजा क्या सर। है, क्लास में जैसी क्लास खत्म, ओके मेरे को 5 चीज नहीं समझ में आई, आई लर्न फ्यू न्यू थिंग्स, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार 3 चीज और इकट्ठी हो गई जो मेरे को नहीं, पहले से ही कुछ बहुत सारी चीज नहीं समझ में आती है अपने को। क्लास होने के बाद अपना जो बैगेज है वो कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? तो यस सर। भाई देखो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप ऐसे सोचो कि जब प्रैक्टिकली ये ग्राफ बनाना चालू किया तो कोई मॉलिक्यूल 0 से भी चल रहा है और कोई 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है। वेलोसिटी की रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है ना। और ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट ना सर। ऑलमोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हैं। तो अब उन्होंने भाई एक एक मॉलिक्यूल के बारे में अपन क्या बात करें, तो इन्होंने क्या किया, क्लस्टर बनाया। अच्छा v स्पीड से चलने वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, अब क्योंकि वेलोसिटी की रेंज इतनी ज्यादा है तो मान लो तुमने कोई स्पीड पकड़ ली 237 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है तुम्हें 237 वाला एक भी मॉलिक्यूल ना मिले, हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि यस नंबर ऑफ सर। मॉलिक्यूल्स भी तो फाइनाइट ही है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार हो सकता है 237 से नहीं चल रहा हो कोई, 237.1 से चल रहा हो, 237.01 से चल रहा हो, 236.995 से चल रहा हो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार आप एग्जैक्टली 237 का ढूंढने जाओगे तो वैसे भी कोई मिलने वाला नहीं है, तो आप क्या करो एक रेंज ले लो 237 के आसपास, रेंज छोटी सी ले लो। और ये बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो छोटी सी रेंज में चलने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर भी बहुत छोटा सा ही होगा, है ना। यस सर। अब वो नंबर भी बहुत छोटा सा होगा तो उसका ग्राफ क्या बनाऊं मैं, वो नंबर तो बहुत छोटा है तो उसका ग्राफ नहीं बनाता। मैं उसको एक फाइनाइट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत छोटे नंबर को न्यूमरेटर में जो है उसको एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये रेशो फाइनाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। है ना, ये फाइनाइट नंबर है। तो उस फाइनाइट नंबर का ग्राफ बना दिया जाता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो। समझ में आ रही है? तो वाई जी सर। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे कोई भी पॉइंट है, देखो ग्राफ पे कोई भी पॉइंट आप लेते हो तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है उस पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या बताएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो बचाएगा करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा उस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स अगर डीएन है, मॉलिक्यूल्स नहीं, अगर मॉलिक्यूल डीएन है तो डीएन बाई डीवी बताएगा, वाई क्या बताएगा बेटे, डीएन बाई डीवी। डीएन बाई डीवी बताएगा। क्या ये चीज समझ आती है? जी सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, हम यहां से जाते हैं तो ए सर बाई ये 2/3 V0 है। ये बिल्कुल सही है, 2v0/3 आ रहा है। देखो a/v0 तो कांस्टेंट है, वो न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन v² dv अपॉन इंटीग्रेशन v dv, एंड वी इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to v0, और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से v0 तक। तो v² dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, v³ by 3,
v क्यूब बाई 3 वी नॉट का क्यूब बाई 3 और वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 v यानी वी नॉट का स्क्वायर बाई 2 तो क्या ये 2 वी नॉट बाई 3 के बराबर आ जाएगा क्या? यस सर। है ना। इस डेटा के हिसाब से एवरेज स्पीड क्या आ रही है 2 वी नॉट बाई 3। अब अभी वी आर एम एस निकालें। सर वो इंटीग्रेशन के बाद सब समझाएंगे। कौन सा इस वाली लिमिट लगाने के बाद लिमिट लगाने के बाद मतलब ये वाला इसके बाद वाली sir. स्टेप है ना। इसके बाद वाली स्टेप में क्या किया बेटे देखो एक एक करके समझो। ये a बाई वी नॉट लिखा हुआ है ना ये a बाई वी नॉट यस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है तो Yes. न्यूमरेटर से भी बाहर आ गया अच्छा समझ गया सर। और डिनोमिनेटर से भी बाहर आ गया तो वो बाहर आकर के कैंसिल हो गया तो फिर ये बचेगा ना ऊपर में क्या बच जाएगा ये वाला v और ये वाला v तो v स्क्वायर Yes, sir. dv और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक v बच जाएगा तो v dv। यस सर। समझा जी। यस ओके अच्छा अब आरएमएस स्पीड निकाले अपन तो आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों अंडर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर dn बाय इंटीग्रेशन ऑफ dn है ना v के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। एक मिनट रुको वी स्क्वायर dn अपॉन इंटीग्रेशन dn। अब एक बात बताओ ग्राफ से आपको dn पता चलता है या dn बाई dv पता चलता है dn बाय dv dn बाई dv तो dn को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या dn बाई dv मल्टीप्लाइड बाई dv हाँ सर। और डेनोमिनेटर में भी dn को क्या लिख सकता हूँ dn बाई dv मल्टीप्लाइड बाई dv। तो क्या ये मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन अच्छा dn बाई dv ही तो f ऑफ v है बच्चे क्यों बेटे यस सर। यही तो वो ग्राफ का फंक्शन है या नहीं। अब f ऑफ v की वैल्यू हमने निकाली थी ना क्या आई थी या dn बाई dv की वैल्यू हमने निकाली थी ना क्या आई थी ये a v बाई v नॉट। बोलिए बच्चों। सर हाँ बोलो ये बेटे। तो पूरा v एवरेज का रूट हो गया ना। v एवरेज का रूट नहीं हुआ बेटे v एवरेज में यहाँ पे सिर्फ v था और देखो v एवरेज की और ओके इसको सर, कंपेयर समझा। करो समझ रहे हो यहाँ पर हाँ v सर। एवरेज में सिर्फ v था यहाँ पर क्या है v स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करके फिर एवरेज ले रहे हैं वहां पर सिंपली v का एवरेज ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा जी ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन v स्क्वायर f ऑफ v को क्या लिखते हैं a v बाय v नॉट a v बाई v नॉट इंटू dv डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ av by v a not v बाई dv। v नॉट d। क्या 0 से v नॉट तक इंटीग्रेट कर दें क्या यस सर। अब इसको भी जब आप 0 से v नॉट तक इंटीग्रेट करने जाओगे बेटे तो क्या होगा a बाई v नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया इंटीग्रेशन v स्क्वायर इंटू v मतलब v नॉट स्क्वायर बाय 2 आ रहा है आंसर सर। हाँ बेटे उसका रूट मतलब v नॉट बाई रूट डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर में भी a बाई v नॉट बाहर आ गया इंटीग्रेशन v dv ऐसा आ गया और कहां से कहां तक करना है 0 से v नॉट तक। a बाई v नॉट से a बाई v नॉट फिर कैंसिल हो जाएगा बचा क्या अंडर रूट ऑफ v क्यूब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे v raised to 4 by v की पावर 4 बाई 4
तो क्या ये v नॉट की पावर 4/4 ऐसा आ जाएगा? और v dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v square by v स्क्वायर बाई 2। तो क्या ये v नॉट स्क्वायर बाई 2 ऐसा आ जाएगा? तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब v नॉट बाई वी नॉट बाय रूट है ना। ये जो गिवन ग्राफ है इसके लिए आरएमएस स्पीड इतनी आ गई ना। यस सर। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी पूछी थी हमसे। तो वी नॉट है ना। देखो जरा, ये ग्राफ तुम्हारे सामने है। इस ग्राफ से देख करके मुझे बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? वी नॉट ना सर। वी नॉट वी नॉट है ना। वो कौन सी स्पीड है जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स चल रहे हैं? वो स्पीड है वी नॉट। वी नॉट। क्या वो यही वाली स्पीड है? इसी पे जो है वो dn/dv सबसे ज्यादा। देखो dn/dv सबसे ज्यादा आएगा तो dn भी सबसे ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि dv तो हर जगह पर अपन सेम लेने वाले है ना। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो क्या हो जाएगी? अच्छा, मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि इन द अबव प्रॉब्लम सर एक बार लास्ट पेज दिखाओ। हाँ बेटे, डन सर। ओके। In the above problem, find the number of molecules present in the gas sample. Also find fraction of total molecules traveling with speeds greater than v naught by 2. Find fraction of total molecules traveling with the speeds greater than v naught by 2. सर वी नॉट क्यूब बाय 2 है। नहीं 2a सर। नहीं नहीं नहीं, हाफ इंटू ए इंटू वी नॉट फर्स्ट वाले का आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफ इंटू ए इंटू वी नॉट, पहले पार्ट का आंसर यही है बच्चों। सर और सेकेंड वाले का 1/4 इंटू ए इंटू वी नॉट। नहीं नहीं नहीं, आ, एक बात ध्यान से करो तो बेटे,
हाँ सर फिर से कर रहा हूँ। देखो क्या मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलते हैं बच्चों? एरिया ग्राफ को इंटीग्रेट करके। एरिया से पता चल जाते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एरिया आएगा ये वाला, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देगा? यस सर। क्यों भाई, सब लोग मान रहे हैं Yes, बात sir. को कि नहीं? हाँ सर। है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देगा। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा हाफ इंटू वी नॉट इंटू ए। है ना? ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having speeds between v naught by 2 to v naught, v naught by 2 से v naught स्पीड रखने वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, तो क्या उसके लिए मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा? यस सर। v naught by 2 से v naught तक वाला एरिया निकालना पड़ेगा। अब एक बात मुझे बताओ कि ये v naught by 2 पे ग्राफ की y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? क्या ये a by 2 ही आ जाएगा? यस सर। क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, तो मतलब क्या है सर? देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, ओ सी डी सर और ओ ए बी, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे बच्चों? यस सर। ओ सी डी एंड ओ ए बी आर सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या है, ये पूरी लेंथ बी नॉट है और ये ओ डी लेंथ उसका हाफ है, तो इसका मतलब ये वाली पूरी लेंथ ए है, तो ये लेंथ भी इस पूरी का हाफ होना चाहिए, तो ये हाइट a by 2 आ जाएगी। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन v naught by 2 to v naught, क्या ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होना चाहिए क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यस सर। ए बी डी सी, क्या ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी सी के बराबर होना चाहिए? यस सर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे पता करते हैं बेटे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एक पैरेलल साइड है a by 2, दूसरी पैरेलल साइड क्या है? ए है। और हाइट क्या है? v naught by 2। v naught by 2। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 3a by 2 इंटू v naught by 2। तो क्या ये 3a v naught by 8 के बराबर आ जाएगा बच्चों? यस सर। ये 3a v naught by 8 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 3a v naught by 8 के बराबर आ रहा है, हमसे क्या पूछा है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल का कितना फ्रैक्शन, तो वो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स having speed between v naught by 2 to v naught, ये कितना आ जाएगा? 3a v naught by 8, इतने तो मॉलिक्यूल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को a v naught by 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो क्या ये वैल्यू 3/4 आ जाएगी क्या? यस यस सर। 3/4 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड v naught by 2 से v naught के बीच में है। 1/4 इसका मतलब ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 0 से
V0/2 तक। सर हाँ बोलिए बेटे। ग्राफ को इंटीग्रेट करके a0/2 से a0 तक बिल्कुल बिल्कुल 3ab0/16 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, सही आएगा। देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर मैंने ग्राफ को इंटीग्रेट किया, एरिया से नहीं पता किया। देखो ग्राफ क्या आया था आपका, मतलब dn/dv की वैल्यू क्या आई थी, av/v0 av/v0 ऐसी आई थी, है ना। dv को उधर लिखे गया। और इसका मतलब dn को क्या लिख सकता हूँ, av/v0 मल्टीप्लाइड बाई dv, dv को RHS में लेके चला गया ये, और फिर है ना। इंटीग्रेट किया। इसको इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, a0/2 से a0 V0/2 से V0 तक बेटा, हाँ सॉरी यस सर। V0/2 से V तक। तो वो नंबर ऑफ वो वाले मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड V0/2 से V है वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a/V0 VdV का इंटीग्रेशन V²/2 आ जाएगा क्या, यस सर। तो 1/2 V0 का स्क्वायर माइनस V0²/4 ऐसा आ जाएगा। यस तो सर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 V0 इंटू ओके समझा सर। 3V0²/4, तो V0 से V0 कैंसिल हो गया। ऐसे भी तुम करोगे तो वो 3a/V0/8 आ जाए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बेटे कि जब भी कोई मतलब एक अच्छी फिगर बन रही होगी ना, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, सेमी सर्कल, तो अपन क्या है एरिया से ही डायरेक्टली कर लेते हैं ना, इंटीग्रेशन के हाँ चक्कर सर। में क्यों पड़े, है ना। हाँ अगर मान लो अब ग्राफ ही कुछ ऐसा बन जाता इस तरह का, तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही इंटीग्रेशन नहीं रहता, इंटीग्रेशन से ही करना पड़ता। तो इंटीग्रेशन वाला तो है ही सही, लेकिन वो होता है ना जैसे भाई आपके पास क्या है, वो तो अल्टीमेट पावर आपके पास है ही सही, इंटीग्रेशन वो तो मैं कर ही दूंगा। लेकिन जब छोटी मोटी पावर से ही काम चल रहा है तो इतनी बड़ी पावर क्यों यूज कर रहे हैं, ओके सर। है ना। भाई अपने को टाइम भी तो बचाना है। मान लो कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, NF नीड फॉर स्पीड खेल रहे हो, अब उसमें बार नाइट्रो बूस्टर बार बार में नहीं यूज, सही समय पे यूज करना है ना, क्यों जी। हाँ Yes. सर। Yes. सर ऊपर वाला पेज दिखाओ ना। हाँ बेटे। सर सर ये dn/dv के वैल्यू a/v0/2 कांस्टेंट ही रहेगा क्या हमेशा? dn/dv की वैल्यू इस ग्राफ के लिए ऐसी है, ग्राफ बदल दूंगा तो बदल जाएगी यार, ओके सर। है ना। इस ग्राफ मैंने बताया था ना y=mx के यूज करके लिखा था हमने, ये क्योंकि पुराने क्वेश्चन में ही ये डेटा पूछा है ना हमसे, तो इसमें लिखा हुआ है ना इन द अबव प्रॉब्लम करके लिखा हुआ ओके सर। है ना। सर अगर कोई सिमिलैरिटी नहीं ऑब्जर्व हुई तो फिर हमें इंटीग्रेशन से ही करना है ना। हाँ हाँ बेटे, अगर क्या है हमको कोई अच्छा मतलब ग्रामेटिकल फिगर नहीं दिखा तो ना। कोई नॉन ट्राइंगल ट्रेपेजियम ऐसा नहीं बन रहा है, कोई ऐसा पैराबोलिक ग्राफ दे दिया, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको कैसे करना होगा, इंटीग्रेशन से ही करना होगा। जैसे तुम ध्यान दो, ये जो तुम्हारा टारगेट 23 वाले ग्रुप पे ही किसी ने पूछा है क्या, टारगेट या किसने पूछा था मुझसे एक सवाल, किसने, तुम्हारी शीट में है, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स की शीट में है इस तरह का क्वेश्चन,
तो या तो तुम उसकी चाहते हो तो अभी प्रैक्टिस कर लो, या मैं होमवर्क में दे दूंगा तब प्रैक्टिस करना। शीट है बच्चों तुम्हारे पास अभी केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का? यस सर। हाँ Yes, तो sir. निकालो, शीट निकालो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? एक मिनट बताया क्वेश्चन नंबर सर C4 क्या लिख रहा है C4 में? नहीं नहीं, पार्ट 2 का B6 देखो, आखिर सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। दिखा बेटे? फॉर हाँ अ सर। गैस सैंपल विद n नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे में? सर B6 ही है सर। B6 PDF ही है ना? देखो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का B6, ये इसको ट्राई करो जरा सब लोग अभी। dn बाई dv की वैल्यू आपको दी हुई है, इन्होंने उसको nv नाम दे दिया, fv नाम देने की जगह क्या नाम दे दिया? nv, लेकिन मतलब उसका वही है 3n नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट का क्यूब इंटू v। N of V ना। हाँ, और ये कब तक एप्लीकेबल है? स्पीड 0 से v नॉट के बीच में वेरी करती है तब तक, और ये कितना हो जाता है 0 फॉर स्पीड ग्रेटर देन v नॉट। देखो इन्होंने लिख रखा है ना, dn क्या है? dn इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पीड रेंज v टू v प्लस dv। dn क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्पीड रेंज v टू v प्लस dv। तो आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करनी है आपको, तो कैसे लिखोगे? क्या फॉर्मूला होता है बच्चों आरएमएस स्पीड का? अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर dn by dn upon integration of dn v स्क्वायर, हाँ dn upon integration of dn। इंटीग्रेशन ऑफ dn। अब हमें dn की वैल्यू नहीं दी गई, हमें किसकी वैल्यू दी गई है? dn बाई dv की। तो dn को क्या लिख दो? dn बाई dv इंटू upon dv। dv into dv upon integration में dn upon dv into dv। dn बाई dv इंटू dv। अब ये dn बाई dv की वैल्यू पुट कर सकते हो सब लोग? यस सर। करो, देखो इंटीग्रेशन करो क्या आता है।
VRMS is equals to root over 3 by 5 into V. सर 0 से V0 तक करना है ना इंटीग्रेट। हम्म सर अंडर रूट ऑफ 2 by 3 V0 स्क्वायर। तो मेरा अंडर रूट 3 by 5 आ रहा है। मेरा भी रूट 3 by 5 आ रहा है। यस दैट इज करेक्ट। रूट 3/5 बिल्कुल सही बेटे। क्या बच्चों ये 3n0/v0 का क्यूब कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन के बाहर आकर के कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर। यस है ना, ये इंटीग्रेशन के बाहर आकर के कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सर V क्यूब है। v0 क्यूब है ना, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा? इंटीग्रेशन v की पावर 4 dv बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटे? सर अच्छा, वो V स्क्वायर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में ये वाला v स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा क्या? इंटीग्रेशन v स्क्वायर डी एंड आई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to v0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? V0 पावर 5 upon 5 VRMS की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ V पावर 5 upon 5। है ना, v की पावर 5/5, तो लिमिट पुट कर देंगे तो v0 की पावर 5/5 हो जाएगा और अपॉन डिनोमिनेटर V0 में पावर 3 upon 3। v0 की क्यूब बाई, तो क्या V0 स्क्वायर ये बाहर आएगा। 3/5 इंटू v0 स्क्वायर ऐसा आ रहा है जी? हाँ सर। मतलब रूट 3/5 v0 ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। Yes, sir. हो गया सर। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार से आप मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझ सकते हो। उसको आप उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो इसमें हमसे ये पूछा जाए कि ये तो आपका सवाल तो हो गया है ना, मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और इसको और एक परत खोलता हूं। मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि इन द अबव प्रॉब्लम what percentage of total molecules। 1 मिनट लास्ट पेज दिखाना ना। हाँ बेटे, 1 मिनट में सवाल पूरा कर लूंगा। इन द हाँ अबव सर। प्रॉब्लम व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवलिंग विद स्पीड v0/2 to v0। तो अभी इंटीग्रेट में V0/2 से V0 करेंगे। हाँ इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे ये सोचना है। ट्राई कीजिए, देखा क्या आंसर आता है, बताओ मेरे को।
फिर हो गया VRMS को ही करेंगे ना? बेटे VRMS को वो क्यों है। करेंगे? DN by हमें तो DN by नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है ना। तो आपको इंटीग्रेट DN को करना पड़ेगा ना। ओके सर। 7 and not upon 8. 7 and not by 8 आ गया क्या बेटे? वेरी गुड। Yes. देखो आपको इंटीग्रल DN करना पड़ेगा और DN तो हमारे पास है नहीं, तो हम DN को लिख लेंगे DN by DV मल्टीप्लाइड बाय DV। DN by DV की वैल्यू मुझे पता है, क्या है DN by DV की वैल्यू? ये वाली 3n नॉट बाई V नॉट का क्यूब इंटू V स्क्वायर DV। और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे जी? V नॉट बाई 2 से V नॉट तक। अब जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया जाए, यानी 3n नॉट बाई V नॉट का क्यूब, और V स्क्वायर DV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे? V क्यूब बाई 3। V नॉट लिमिट पुट करनी है V नॉट बाई 2 से V नॉट तक। तो ये 3 को हम अलग लिख सकते हैं, तो 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो n नॉट बाई V नॉट का क्यूब बचेगा। और अब लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो V नॉट का क्यूब माइनस V नॉट बाई 2 का होल क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाएगी n नॉट बाई V नॉट का क्यूब, V नॉट का क्यूब माइनस V नॉट बाई 2 का होल क्यूब, तो V नॉट क्यूब माइनस V नॉट क्यूब बाई 8 ऐसा लिख दें। तो क्या ये 7n नॉट बाई 8 फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों? Yes, sir. क्या ये बात समझ में आती है जी? Yes, sir. सर ये परसेंटेज नहीं आया ना? अब परसेंटेज कैसे निकालें? देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे आपके पास? N नॉट V नॉट स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्या वो n नॉट है क्या? तो परसेंटेज कैसे आ जाएगा? 7n नॉट बाई 8 अपॉन n नॉट इंटू 100। तो क्या वैल्यू आ जाएगी जी? 700 बाई 8। तो 8 8 जा 64, 6 0, 8 7 जा 56 और 8 5 जा, क्या ऐसा आ जाएगा? Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना? कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट। बोलो सर SHM का होमवर्क डिस्कशन कब होगा? आपने एक्सरसाइज 1 पूरा दिया था। हाँ सर उसका डिस्कशन। SHM का होमवर्क डिस्कशन अपन कल सुबह कर ले क्या? और सर आज सर क्या? कुछ है क्या? क्या सर बोल रहे हो? थर्सडे को रख दो ना। थर्सडे को रख दो ना, SHM तो एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। थर्सडे को कर छुट्टी लेंगे। है ना? कल किस चीज की छुट्टी हुई? मतलब वेडनेसडे पे सर नहीं कल है। क्लास नहीं है। कल कोई भी क्लास नहीं है क्या तुम्हारी? नहीं सर। नहीं है सर हमारी है।
किसकी है? सर एपीएस की है सर हमारी, सर प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे सर अभी। क्या स्कूल अरे वाले? रेजोनेंस का रही अरे मैं रेजोनेंस का बोल रहा हूँ। अच्छा सर फिर कल होगा कि थर्सडे को? थर्सडे को सुबह यार तक दो ना। तो सुनो मैं क्या है, मैं कल एक मॉर्निंग में तुम्हारे लिए डाउट लेक्चर रखूंगा, है ना? उसमें पूछ लेना तुम लोग, सिर्फ AC1 के लिए रखूंगा मैं, ठीक है? सर कितने बजे सर? तुम बताओ कितनी बजे से रख दूं? सर कभी भी ले लो मतलब। कभी भी ले लो। उठ जाओगे 8 साढ़े 8 बजे तक तुम लोग? सर चलेगा। रात को नहीं जमेगा डाउट लेक्चर। क्या? रात को नहीं जमेगा डाउट लेक्चर, सुबह रात मतलब। को नहीं रख रहे सर। नहीं मैं क्या मैं समझा नहीं, रात को नहीं रखते मतलब? मैं पूछ रहा था रात को जमेगा लेक्चर किसी सुबह बाद में। अरे साफ साफ बोलो, रात को अच्छा लगता सर है? वो बोल रहा है रात को रखो। रात को Yes, sir. रखो ऐसा बोल रहा है, ओके। वैसा घुमा फिरा के बोलता है, मेरे को समझ में नहीं। ठीक है, रात को रख लेंगे यार, कल रात को। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। सर कितने बजे? कितने बजे? मैं एक बार मेरा मेरा टाइम टेबल मेरा कल का मेरे को पता नहीं है, मैं लेकिन कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगा, है ना? सर कल एनसीईआरटी डिस्कस करने की वर्कशीट। मैं आज ही अभी मैसेज डाल दूंगा तुमको थोड़ी देर में, ठीक है? नहीं, वो डिस्कस करेंगे क्या? SHM की शीट डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 ना सर? एक्सरसाइज वन डिस्कस करेंगे। ओके सर। बाय सर। बाय सर बस। थैंक यू सर।